नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप और आज से हम माइन मशीनरी का क्लास स्टार्ट किए करने जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग गुड मॉर्निंग हर्ष, हरीश और गुड मॉर्निंग अंशुमान। थोड़ा 5-7 मिनट लेंगे। एक लेमी थ्योरम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थोड़ा छूट गया था, है ना। तो 5 मिनट 7 मिनट ले लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, वरना बाद में आप बोलोगे कि वो लेमी तो बताया नहीं, है ना। उसके बाद हम माइन मशीनरी का इंट्रोडक्शन कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रदीप। ठीक है, पहले 5 मिनट 7 मिनट में ये देख लेते हैं। देखो, लेमी थ्योरम है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, लेमी थ्योरम में क्या होता है, देखो लेमी थ्योरम में क्या होता है, ये होता है जैसे कि आपके तीन फोर्स दिया होगा, एक फोर्स इधर दे दिया, एक फोर्स इधर दे दिया और एक इधर, और उनके बीच में कुछ एंगल है ना। ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल और ये गामा एंगल। तो जैसे साइन रूल होता है ना, वही है कि आपको जैसे ये फोर्स ए लेना है और डिवाइडेड बाय इसका सामने वाला एंगल, मतलब ए लेना है, फोर्स ए लेना है। अगर फोर्स ए ले रहे हो, आप फोर्स ए ले रहे हो, उसके सामने वाला एंगल का साइन कोफिशिएंट साइन ए बराबर, अगर ये वाला फोर्स ले रहे हो फोर्स बी, तो फोर्स बी और इसके सामने कौन सा एंगल होगा, साइन बी, बीटा एंगल। और अगर फोर्स सी ले रहे हो, फोर्स सी मतलब ये वाला ले रहे हो, इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, साइन अल्फा। तो इसमें क्या होता है कि अगर तीन को प्लेनर फोर्स है, जो कि हम देख रहे हैं कि फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी है, तीन को प्लेनर एंगल है, साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए एट ए पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे अगर तीनों के तीनों फोर्स लग रहे हैं, तीनों के तीनों फोर्स लग रहे हैं किसी एंगल बीटा अल्फा बीटा गामा पे, मान लो, तो वो पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो। तो आपको क्या करना है, उनके साइन एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये वाला कैसे काम में आता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर आपको ये वजन लटका दिया है ना, यहाँ पे 25 न्यूटन का लगा दिया, यहाँ पे एक रोप है, यहाँ पे एक रोप है, ये एंगल दे दिया आपको 45, ये दे दिया 60। ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, ये वाला तो 180 डिग्री होगा, है ना। और ये वाला अब निकालना है। अब आपको ये वाला नहीं पता, तो टोटल आपको पता है कि एक सर्कल का कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो ये वाला भी एंगल निकल जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा, 360 माइनस डिग्री ऑफ 45 प्लस 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहां से ये कितना आएगा, 75 डिग्री, है ना। तो ये आगे मान लो ये T2 है, ये T1 है और ये 25 न्यूटन, तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मान लो ये T1 और T2, एक तरीका तो क्या है, आप हॉरिजेंटल इनके कंपोनेंट करके सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो करके करते हैं। दूसरा ये तरीका है कि तीन फोर्स है, एक दो और तीन फोर्स, तो इसमें आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, T1 लोगे, T1 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, तो वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 135 डिग्री। दूसरा वाला एक कौन सा फोर्स ले लो, मान लो ये फोर्स ले लिया 25, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, तो साइन ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू, और क्या होगा, T2, T2 क्या ले लोगे, T2, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, साइन ऑफ 150 डिग्री। ठीक है। अब किसी भी दो को, जैसे इनसे दोनों वैल्यू पता है, पहले इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से T1 की वैल्यू निकल जाएगी। T1 बराबर हो जाएगा साइन ऑफ 135 25 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75। ठीक है, इससे T1 निकल गया। ऐसे ही T2 करोगे तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो T2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई ऑफ साइन ऑफ 75 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के इक्वेशन कर सकते हो। जैसे वाला ये वाला दे दिया, यहाँ पे भी देखो, ये वाला यहाँ बन रहा है, ये वाला यहाँ पे भी तीन एंगल बन रहे हैं, तीन फोर्स है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है।
तो ये थी आपकी लेमा, कौन सी वाली, लेमीज थ्योरम है ना। चलो, इसमें अगर लेमीज थ्योरम में किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो बता दो, अपन अब चालू करते हैं अपना माइन मशीनरी। ठीक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा बताना जरूरी था कि मैंने कहीं देखा था आपके कि लेमीज थ्योरम, तो मैंने सोचा इसको भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी कर लिया जाए, है ना, कभी पेपर में आ जाए तो आप लोगों को क्वेश्चन इजी करने में भी काम में आएगी। और तो यहाँ माइन मशीनरी में हम क्या क्या देखेंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं। माइन मशीनरी का सिलेबस क्या क्या है। माइन मशीनरी में पहले हम देखेंगे जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द मैकेनिकल, मतलब उसमें कोई भी पावर कैसे जनरेट होती है, पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पावर्स, जितनी भी पावर सोर्सेस है ना, वो सारी की सारी हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। वायर रोप, रोप के बारे में हम देखेंगे, होलेज के बारे में देखेंगे, होलेज कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट रोप होलेज, एंडलेस होलेज, ग्रेविटी होलेज, इन सब के बारे में हम देखेंगे। वायर रोप कौन कौन सी होती है, सिंगल कोर, डबल कोर, मल्टी कोर, और उसके अलावा कौन कौन सी होती है, वो क्या बोलते हैं, लेज, रोप के लेज के बारे में देखेंगे, राइट हैंड ले हैं, लेफ्ट हैंड ले हैं, कोर किसको बोलते हैं, वायर किसको बोलते हैं, कोर वायर, ये सारी की सारी देखेंगे। स्पेसिंग फैक्टर, है ना, कैपेसिटी, इन पे सारे पे वायर के बारे में देखेंगे। होलेज के बारे में डायरेक्ट एंडलेस होलेज, ग्रेविटी होलेज, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कन्वेयर के बारे में बात करेंगे, कन्वेयर कौन कौन से होते हैं, उनके क्वेश्चंस करेंगे। उसमें वार, एंगल ऑफ वार क्या होता है, टेंशन वगैरह कैसे आती है, कौन सी वाली पुली को क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ये सारे सारे कन्वेयर के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, उसमें क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। और फेस एंड डेवलपमेंट में जो मशीनरी लगेगी, जो मशीनरी होगी, मशीनरी में क्या, जैसे अंडरग्राउंड की जितनी भी मशीनरी होगी, ओपन कास्ट की जितनी भी मशीनरी होगी, ओपन कास्ट में कौन कौन सी होती है, वैसे ड्रैग लाइन होती है, जिसमें ड्रैग लाइन में अगर ऐसे लिखा है 3376, मतलब ये बकेट कैपेसिटी है, ये बूम लेंथ है, बूम में किस प्रकार की गैस भरी जाती है, ये सारी देखेंगे। ड्रैग लाइन में ही और पार्ट्स के बारे में पता करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेफ्टी फीचर्स अगर पता कर पाएंगे, सेफ्टी फीचर्स भी देख लेंगे। फिर उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर उसमें पीवाईक्यू अगर आया है तो पीवाईक्यू भी देख लेंगे, है ना। वैसे ही ड्रैग लाइन होगी। फिर उसके अलावा ड्रैग लाइन के अलावा कौन कौन सी होती है, डोजर होता है, ग्रेडर होता है, डोजर, ग्रेडर, वाटर टैंकर तो चलो इतना नहीं है, वो डोजर, ग्रेडर होता है, बकेट व्हील एक्सक्वेटर होता है ना, बकेट व्हील एक्सक्वेटर होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि हम यहाँ पे भी देखेंगे ट्रांसमिशन में। और मशीनों के बारे में डोजर, ग्रेडर हो गया, फिर बकेट व्हील एक्सक्वेटर हो गया, सरफेस माइनर हो गया, है ना, और शोवेल हो गया, फिर डंपर हो गया, ये सारी की सारी मशीनों के बारे में देखेंगे। अंडरग्राउंड में देखेंगे तो एसडीएल क्या है, एसडीएल, एलएसडी, और उसके अलावा कन्वेयर भी इसी में आता है, लेकिन अलग से पढ़ेंगे, है ना। कन्वेयर तो मटेरियल हैंडलिंग वाला हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी जंबो वगैरह है, तो जंबो, और भी ड्रिल वगैरह, यहाँ पे भी ड्रिल आएगा, इधर भी ड्रिल आएगा। तो ये सारी सारी चर्चाएं करेंगे, मशीनों के बारे में देखेंगे, फोटो देखेंगे, हो सकेगा तो वीडियो भी देखेंगे, जिससे कि आपको चीजें थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से भी समझ में आए, है ना। वीडियो इस वाली क्लास में क्या होगा, थोड़ी थ्योरी ज्यादा रहती है, क्वेश्चन तो रहेंगे, है ना। क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सारे के सारे क्वेश्चन से हमने ज्यादा चीजें देखी थी, वहां पे हमने फोटोवे और वीडियो का यूज नहीं करे थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल को हमने बहुत सारे तरीके से करे थे, पीवाईक्यू देखे थे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको थ्योरी भी रहेगी, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं नॉट ओनली इन योर गेट एग्जाम, है ना, आपके फर्स्ट क्लास वगैरह में, है ना, उनमें भी आएंगे। तो आपको इस तरह से थोड़ा बताया जाए कि इसके थ्योरी का नॉलेज भी हो जाएगा, है ना। मैंने जैसे डीजीएमएस की क्लासें भी ली है, मैंने एक गोरी पढ़ाई है, एनसीडे पढ़ाई है, तो उसका भी यूज हम यहाँ करेंगे, है ना, कि जिससे कि आपको ये ना लगे कि मशीनरी पर आपका पीवाई कोर क्या है, पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल्स और गेट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखने का ही फोकस रखेंगे, ठीक है। और ठीक है, आगे क्या देखते हैं, होस्टिंग सिस्टम, ड्रम वाइंडिंग सिस्टम,
उसमें उसके सेफ्टी फीचर्स क्या है, उस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो सारे देखेंगे। पंप्स के बारे में देखेंगे, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, रोटरी पंप होता है, इन सब के बारे में, पंप्स के बारे में देखेंगे, उस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। कम्युनिकेशन मेथड एंड द मशीनरीज, है ना, बाकी चीजें भी जो भी सिलेबस में है वो सारी की सारी ऐसे कवर करेंगे 1 by 1। टाइम लगेगा इसमें, है ना, ये थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितनी क्लास हुई है उससे थोड़ा 8-10 क्लास ज्यादा ही मानो आप, है ना, और क्लास का कोई बाउंडेशन नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी जितना बोला गया उससे ज्यादा ही क्लास ली है, ज्यादा ही सिलेबस करवाया है, और उसमें ध्यान रखा गया है। अगर उसमें अभी भी कोई डाउट आता है तो अभी जब तक मशीनरी है तब तक हूँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं है होता तब तक तो आप मेरे को ये मैसेज इस पे कर सकते हो, एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, बट मैसेज करना, कॉल मत करना। कॉल मेरे पास वैसे भी बहुत आते हैं, आपके ही नहीं और भी जगह से आते हैं, है ना। मैसेज करना, हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन डिले हो जाए तो वापस रिकॉल करा देना, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। हो सकेगा तो वहीं पे समझा दूंगा, समझ जाओगे। अगर लगेगा कि वीडियो बना के डालना तो मैं आपको वीडियो बना के भी डालता हूँ, आगे भी डालता रहूंगा, है ना, कि कैसे उसको किया जा सकता है। चलो अब अपन देखते हैं, यही सिलेबस में देख रहे थे माइन मशीनरी में कि जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड मटेरियल हैंडलिंग, कन्वेयर, फेस डेवलपमेंट, मशीनरी, होस्टिंग, पंप एंड कम्युनिकेशन, सेम ही चीज है। अच्छा अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मतलब क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। माइन मशीनरी कहाँ है, ये रहा, है ना, माइन मशीनरी कहाँ है, यहाँ देखो। 2010 में पहले 4, फिर 11 में बढ़ गया, सीधा डबल हो गया, फिर 5 4 4 4 6 3 3, यहाँ 17-18 में थोड़ा कम आया, फिर 6 4 3 से 4 3 5 5, अभी 2-3 साल से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम एवरेज 5 या 6 क्वेश्चन ले सकते हैं ना, 5 क्वेश्चन तो मान सकते हैं एवरेज, कि 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 2025 में भी 5 क्वेश्चन आए थे आपके मशीनरी से, ठीक है। तो ऐसा ही हम देखते हैं अब इसका स्कोरिंग मार्क्स कैसा कैसा था आपकी मशीनरी से। मशीनरी से देखा जाए तो मशीनरी यहाँ है, मशीनरी से पहले का छोड़ो, अभी 5 साल का देखते हैं। अभी पहले इस साल 8 नंबर के क्वेश्चन, पिछले साल 9 नंबर, 6 तो अपन 8 या 9 नंबर मान सकते हैं कि आपके प्रोबेबली आते हैं मशीनरी से, है ना। वैसे कॉन्सेप्ट है ना, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीनरी में है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मशीनरी वाले यहाँ यूज होंगे, और बहुत सारे यहाँ के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होते हैं, यहाँ के वेंटिलेशन में भी थोड़े बहुत यूज होते हैं। तो इंटरकनेक्ट तो होते हैं, पर डायरेक्टली इतना आया है ना, 7-8 क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, है ना, मेरी क्लास पे रिलाई कर सकते हो, है ना। क्लास क्लास तो इम्पोर्टेंट है, आप हो सके तो लाइव में ही रहा करें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट आता है तुरंत पूछ ले। अगर कोई चीज डबल समझानी है मैं वहां समझा दूंगा, है ना। और अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड में देखे और मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दे अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो क्लास तो मेन है ही है, इसमें हम क्या क्या कवर करा देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक हो रही है उसके थ्योरी पूरा कवर करा दूं मैं, है ना। और उससे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं यहीं पे वापस ले लूं, है ना। ऐसे अलग से आपके सेक्शन भी बना होगा एक एक हो रही का, है ना, तो वो भी हम कर लेंगे। फिर हमारा जो खुद का नोट्स है वो तो लेंगे ही लेंगे, और उसके अलावा कोई अच्छी बुक लगी मेरे को उससे भी कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे, है ना। और इसी में एनसीडे का कुछ, एनसीडे में क्या यार केवल ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा तो वो भी मैं ले लूंगा, ठीक है। बाकी डीजीएमएस से अगर मेरे को कोई लगा कि यार वो क्वेश्चन आपको बताने लायक है तो वो भी मैं थोड़ा बहुत कवर कराने का प्रयास करूंगा, है ना। ठीक है, तो ये आपकी क्लास का रहेगा कि क्लास में कैसे कैसे करेंगे। तो एक तो क्लास और ये चीजें कवर करनी है हमको, और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू हम बीच बीच में जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखते गए, टॉपिक हुआ उसके पीवाईक्यू देख लिए, है ना, तो वो भी देखते रहेंगे। लास्ट में जो भी बच जाएगा उसको भी देख लेंगे। तो पीवाईक्यू हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे के सारे देख ले, या मेजोरिटी जो सिमिलर टाइप के मतलब जो अलग अलग यूनिक क्वेश्चन है उनको स्क्रूटनी करके उनको डिस्कस कर ले, है ना। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू जो हम 8-10 साल के देखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखे हैं, डाले हैं। और उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस सेट डाला हूं, है ना। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने फ्रिक्शन के डाल दिए थे और इक्विलिब्रियम के डाल दिए थे।
इंजीनियरिंग लिख देता हूँ, इंजीनियरिंग मैक, है ना। बाकी के भी मैं डालता हूँ, 1-2 दिन में डाल दूंगा उनका भी। आपको प्रैक्टिस करो, उनमें भी कोई दिक्कत आता है तो ट्राई करो, है ना। प्रैक्टिस मेन होता है, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और उसके साथ आप टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज होती है उसके भी कर सकते हो, वरना आपको बुक्स आती है ना, बुक्स आती है आपके पास, वो में उसमें पीवाईक्यू भी है, उसमें मतलब टॉपिक वाइज भी है, और आपके ईयर वाइज भी है। तो आपको जैसे ट्राई करना है वैसे पीवाईक्यू भी ट्राई कर सकते हो, है ना, और जो भी डाउट आए आप पूछ ही सकते हो। तो ये चीजें तो आपको करनी ही है। उसके साथ हम देख लेंगे कुछ इमेज, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इमेज और वीडियो का सहारा लें, है ना, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो। और आप लोगों को भी कुछ लगता है ये इमेज और वीडियो अच्छा है, तो या तो आप ग्रुप में भेज दे या मेरे को भेज दे, तो मैं लाइव क्लास में भी दिखा दूंगा अगर मुझे ठीक लगा। ठीक है ना, चलो। तो ये चीजें हम अभी चर्चा करेंगे, ऐसे ऐसे हम करेंगे, ये ऐसी ऐसी भूमिका रहेगी। अरे वापस कैसे आ गए, चलो। तो यही वाली बात करिए कि हम पीवाईक्यू एक एक हो रही, और एक जिसको थोड़ा और डेप्थ में जाना है, एनपीटीईएल, मुझे नहीं लगता इनका जरूरत पड़ेगा, बट कोई प्रिफर करना चाहे तो देख लेना, वरना हम प्रयास यही करेंगे कि इस क्लास के अलावा आपको और का जरूरत ना पड़े, बस उसके बाद आप प्रैक्टिस ही करें, ट्राई वही करेंगे। ठीक है, और ये देखो रेफरेंस बुक में आप यूज में करोगे तो आपको डीजे देशमुख इम्पोर्टेंट बुक है ना, इससे भी आप थोड़ा बहुत साथ साथ में कवर कर सकते हो। जैसे जैसे हम टॉपिक कराएंगे आप इसको भी साथ में लेके चल सकते हो। इंजीनियरिंग एलिमेंट ऑफ द माइनिंग टेक्नोलॉजी की जो डीजे देशमुख की वॉल्यूम 3 है, उसको भी साथ साथ में लेके चल सकते हो। और जिनके पास पीडीएफ हो वो लोग अपने ग्रुप में डाल दे, वो आपस में जिसके पास नहीं है उसको मिल जाए, है ना, सॉफ्ट कॉपी। और जो मंगा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो मंगा ले वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। थोड़ा ठीक बुक है। हमारे टाइम तो एक एक गोरी और डीजे देशमुख ये करते थे, अभी भी वो इम्पोर्टेंट बुकें हैं, है ना, तो उनको हम स्किप नहीं कर सकते। चलो, पीवाईक्यू ईएस 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे, जिसमें आपको यहाँ इम्पेलर मतलब यहाँ पंप पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे पावर स्टेशन रिसीव्ड, यहाँ पे इसकी जनरेशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही है, ट्रांसमिशन से आया हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन है जिसमें पावर पूछा गया है। ये वाला तो शायद अपन ने क्वेश्चन देखा भी था, है ना, भले ये हमने फ्रिक्शन में शायद ये देख लिया था। फ्रिक्शन फ्रिक्शन जब करा था तो भले ये क्वेश्चन मशीनरी का था, बट अपने ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख लिया था कि कैसे क्या लगेगा इसमें फ्रिक्शन वगैरह, और कैसे क्या होगा, ये चीजें हमने शायद देखी थी, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2022 में भी आपके कुछ क्वेश्चन आए थे, पंप पे आधारित क्वेश्चन है। फिर आपके टब वगैरह के, मतलब आपको निकालना क्या है इसमें, मिनिमम वेट ऑफ द लोकोमोटिव, तो इसमें वेट वगैरह निकालना है, बाकी चीजें दे रखी थी। यहाँ पे टेंशन वगैरह निकालना होगा ना, इक्वल इन डिस्टेंस एट। अच्छा, यहाँ पे ये फोर्स लगाया है, देखो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज करके भी इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीनरी का यूज करके हैं, तो इसमें भी हम ये चीज भी करेंगे, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन भी थोड़े बहुत देख लेंगे वापस। ठीक है, यहाँ पे वहां पे हमने कौन कौन से, क्या हो गया, इस वाले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या देखा था, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो, वेलोसिटी और टाइम हो, और एक्सेलरेशन और टाइम है, वैसे ग्राफ देखे थे। यहाँ पे हम थोड़ा और ग्राफ देखना चाहेंगे, टॉर्क वगैरह के, इनके इनके कैसे किए जाते हैं, थोड़ा बहुत और देख लेंगे, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी किए जा सके। 2020 फिर आगे और भी ये सारे के सारे, जैसे यहाँ थ्योरी है तो थ्योरी आप लोग बोलोगे थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बोरिंग लग रही है ऐसा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बोरिंग ना लगे, फोटो वीडियो का सहारा लेंगे जिससे कि थोड़ा आपको कम बोरिंग लगे, है ना। और उसके देखो यहाँ सेफ्टी फंक्शन के बारे में पूछा गया, तो सेफ्टी फीचर्स हम लोग देखेंगे, तो उसमें थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूमेरिकल के साथ साथ देखो थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, जायरी क्रशर, कोन क्रशर, बॉल मिल, ग्रिजली, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। न्यूमेरिकल है, फिर वापस ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन आया है जिसमें ऑटोमेटिक
कॉन्ट्रीवेंस का है, ये अगर आपके सीएमआर वगैरह में भी मिल जाएगा, सीएमआर एमएमआर में भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस, जो कि आपकी ओवर स्पीडिंग वगैरह में काम में आता है, ठीक है। और ये देखो ये भी आपका अरेंजमेंट, हम जब पार्ट्स के बारे में या मशीन के बारे में देखेंगे, जब वाइंडिंग वगैरह देखेंगे तो उस पर पूरा पूरा देखेंगे कि पूरा पूरा कैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है। उसी से ये सीक्वेंस पूछा गया था कि कैसे उसको आप सीक्वेंस से जमाओगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चन आ गया था, देखो हमने जो वहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखा, वहाँ पुली को क्या माना था, पुली को हमने फ्रिक्शन लेस वाले पे किए थे। यहाँ पे पुली में फ्रिक्शन है, उस वाले को कैसे करेंगे, T1/T2/e⁻μθ। तो ऐसे कुछ करके इनके बारे में भी जानकारी लेंगे कि अगर पुली में ही फ्रिक्शन हुआ तो वैसे वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, फिर उसके टेंशन क्या होगा। हमने जब वहां माना था फ्रिक्शन लेस माना था, तो दोनों तरफ जो पुली में रस्सी जाती है उनका टेंशन सेम माना था। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी। तो यही चीज को कैसे करेंगे वो टैकल करेंगे, वैसे वाले क्वेश्चन देखेंगे। वे फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। तो इस तरह से थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी को भी हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करवा दिए ना हम, ये ऐसे था यहाँ का मशीनरी का, कोई बात नहीं, अपना ही था सिलेबस। चलो देखो थ्योरी भी आती है इक्वली, है ना, तो थ्योरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो किसी को लगे कि सर तो थ्योरी भी पढ़ाते हैं, हाँ तो थ्योरी तो पढ़ाएंगे भाई, है ना। जिसको ज्यादा बोर लगे तो आराम से सोते सोते देखे, सो के फिर रिकॉर्डिंग में देख ले, पर देखे जरूर, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सोने का मौका ना दूं, है ना। और आपका कुछ सजेशन हो तो भी बता देना कि सर ऐसे किया जाए, हमको ये बोरिंग लग रहा है, या इसको और अच्छे से समझाया जाए, या उसकी वीडियो दिखाया जाए, इमेज दिखाया जाए। आपका मेरा मतलब मेन पर्पज ये है कि आपको मशीनरी में डर ना लगे, मशीनरी के सारे क्वेश्चन करो, और कंपटीशन ऐसा होना चाहिए सर मेरे 8 में से 8 किए, 8 में से 7 किए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरे से 2 बने, 1 बना, ऐसा नहीं। चलो ये देखो क्वेश्चन तो आते हैं भाई थ्योरी से, है ना। तो ये सारे के सारे अपन क्वेश्चन बाद में बनाएंगे भी, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। ये टॉर्क और टाइम का ग्राफ है, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन आए हैं, है ना। वर्टिकल ओके, ग्राफ से भी क्वेश्चन आया, तो ग्राफ तो समझने पड़ेंगे हमको, है ना। ठीक है, बेल्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, होले से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, वाइंडिंग से आए हैं, मतलब टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं कि कोई अधूरा है। ये देखो यहाँ पे फिर ग्रेम्बी, यहाँ पे माइंस कार के बारे में पूछा गया था कि किस तरह से वो टिल्ट होती है। यहाँ पे फिर ग्राफ आ गया, ये तो ग्राफ यार अलग लग रहा है, नहीं वेलोसिटी और टाइम का, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख लिया हमने ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। चलो ये फिर से ग्राफ्स है ना। यहाँ पे ड्रॉबॉक, पुली और स्पीड के बारे में ग्राफ है, तो थोड़ा ग्राफ्स का नॉलेज होना जरूरी है। चलो ठीक है, यहाँ पे कोएप सिस्टम ऑफ द वाइंडिंग, मतलब फ्रिक्शन वाइंडिंग जो होती है उसके बारे में है। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। ड्रम वाइंडिंग कोएप सिस्टम इंक्लाइन होलेज, तो थ्योरी के भी क्वेश्चन है और आपके न्यूमेरिकल भी है। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स पूछा गया, नहीं मतलब आपको कंपोनेंट दे दिए, तो मैं वही बोला कि आपको पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। मशीन देखेंगे तो उसकी मशीन देखेंगे कि मशीन क्या करती है, कैसी दिखती है, उसका फोटो वीडियो देखेंगे, उसके पार्ट्स या कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, और उसके सेफ्टी फीचर्स भी आजकल पूछता है, तो सेफ्टी फीचर्स भी देखेंगे ना अगर। तो ये चीजें सारी की सारी देखेंगे। यहाँ पे देखो इसने पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट के बारे में बोला था, और उससे फिर उसके फंक्शन पूछ लिया था कि जैसे पुल कोड क्या, पुल कोड पुली क्या होती है, पुल कोड पुली क्या होती है। पुल कोड क्या होती है, आपका जो कन्वेयर होता है ना, वहाँ पे एक रहता है जहाँ पे बीच बीच में पुल कोड होता है, कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी होता है तो आप कोड खींच के कन्वेयर को रोक सकते हो, तो आपका स्टॉपिंग डिवाइस हो गया ये। तो ऐसे आपको मेज द कॉलम है उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। स्नब पुली क्या होती है, जो आपकी कन्वेयर है उसमें एंगल ऑफ वार्प बढ़ाने के लिए काम में आती है, इंक्रीज द एंगल ऑफ वार्प, है ना, मतलब ये कॉन्टेक्ट एरिया है ना, तो यहाँ पे एक स्नब पुली लग जाती है जिससे कि ये
ये वहां जब समझेंगे कन्वेयर, वहां वो समझ लेंगे कि ये इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ा देता है यहाँ लगा के, जिससे कि ये एंगल ऑफ वार, मतलब कि आपके नॉर्मल लेमैन में समझा जाए तो जो एंगल की पुली है ना, उस पर ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अगर मान लो अब उससे ऑप्शन काटने, कभी भी क्वेश्चन करोगे तो ऑप्शन काटने, जैसे पी में आपका 3 आ गया, पी में 3, पी में 3, तो ये दोनों ऑप्शन हटा देने हैं, जिससे कि फोकस केवल अब बी और डी पे ही बचे, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन क्या, क्यू में 4, क्यू में 4, है ना। इस तरह से दो दो अगर आपने ऑप्शन काट लिए तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। तो उसी तरह से हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ये थ्योरी क्वेश्चन भी इक्वली है। और आज इंट्रोडक्शन में थोड़ा छोटा ही रखते हैं क्लास। क्लास अपना जनरली शेड्यूल ही रहेगा, और कोशिश करेंगे कि हम इस महीने के अगले 5-7 दिन बाद, मतलब अगले महीने के 5-7 दिन तक हम कर दे। कोशिश तो यही रहेगा, पर बीच में थोड़ा घर वर जाना रहता है ना। तो आप टेंशन ना लो, कोर्स में बहुत जल्द ठीक ठाक टाइम पे करा दूंगा, और ज़्यादा लगेगा आपको, अभी बहुत टाइम है, बट हम कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्दी सिलेबस मेरा वाला करा के दे दूं, जिससे कि आप इनफ टाइम मिले आपको प्रैक्टिस के लिए। और आपको इनफ क्या मिले, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ठीक है। और कभी भी कोई दिक्कत आए मैसेज करो, है ना। तो एनीथिंग इफ यू वांट टू से आप कह सकते हैं, आज सारे हैं। पता क्या है कि इंट्रो क्लास में तो आते हैं 20-25-30 जने आते हैं, फिर धीरे धीरे जो सिंसियर रहता है वो तो रेगुलर 8-10 जने रहते हैं, फिर बाकी कम होते जाते हैं कि बाद में देख लूंगा, बाद में कर लूंगा। और अभी तो पेपर दूर है, पेपर दूर नहीं है, 6-7 महीना है ना। अगर नौकरी लगनी है, घर वालों का, घर वाले बेटा है ना बहुत पैसा खर्च करता है ना। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो प्राइवेट की तो फीस भी ज्यादा होती है, और घर वालों ने सबको बोल दिया कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं लगे तो बहुत बुरी बात है ना, कि इंजीनियरिंग का नाम भी खराब हो रहा है। दूसरा, घर वाले भी बेचारे किसी को बोलने के लायक नहीं, ऐसे रहते हैं कि यार कैसे बोलूं, मेरा बच्चा तो अभी लगा नहीं। पैसा खर्च करने में वो करते ही है, कहाँ से तोड़ जोड़ के पैसा आप इकट्ठा करके आप पे खर्च करते हैं, है ना। तो वैसे मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं प्रदीप कुमार जहांगीर IIT BHU से बीटेक करा हूँ 2012 में। फिर उसके बाद मैं IIT BHU 2016 में पास आउट किया, है ना। 2012 में IIT निकला था, फिर 16 से पास आउट हूँ। फिर मैंने कंपनियों में काम भी करा है, कोचिंग संस्थान से भी जुड़ा हूँ, चलो, है ना। तो ये तो रहा, उससे दिक्कत नहीं है, बट आप लोग मेहनत आपकी ही काम आएगी। अगर मान लो आपने कोई जो नॉन IIT का है, NIT का है, जो अभी प्राइवेट में MBM CETI और दूसरे कॉलेज से, जितने भी प्राइवेट कॉलेज से भी हो, तो उनका क्या है कि अगर आपने पहले कम मेहनत करी 11वीं 12वीं में, तो अब कर लो, क्योंकि कोल इंडिया ये भेदभाव अभी नहीं कर रहा है, वो गेट के थ्रू ले रहा है। तो सीधी नौकरी, मतलब डिफरेंस इतना ही रहेगा, अगर 5-6 नंबर ऊपर नीचे हुए ना, तो ये रहेगा कि एक का सैलरी 80-90 हज़ार हो गया, 70-80 हज़ार हो गया, और एक का सैलरी 0, फिर पापा से मांग रहे, है ना। अगर इस साल अगर आपने ये बिग बॉस, ये सीरियन फीरियन देखना बंद करो, है ना, कुछ नहीं पढ़ा इनमें, ये एलिस यादव और पता नहीं कौन कौन फेमस हो रखे, जबरदस्ती झूठे फेमस हो रखे, है ना। रील देखना कम करो, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप उसमें टाइमर भरो, उसमें फिर कुछ डालो प्राइवेसी, जिससे कि आप उसको 2 या 3 घंटे, बहुत है यार बेटा। क्या होता है कि अगर आप ज्यादा देखोगे ना, कंज्यूम करोगे, आप 1-1 मिनट की रील को स्क्रॉल करोगे, तो आपका कंसंट्रेशन भी वीक होता है। अगर मान लो आपको लगता है कि 8-7-8 घंटे आप रोज नहीं पढ़ पा रहे, 5-6 घंटे रोज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप डिवाइड कर करके पढ़ो। जैसे 1.5 घंटा आपने मशीनरी पढ़ा, या वेंटिलेशन पढ़ा, या फिर और कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो आप दूसरा चेंज कर लो, है ना। नया सब्जेक्ट रहेगा, नया इंटरेस्ट जगेगा, चेंज कर करके पढ़ो। टाइमिंग शेड्यूल ऐसा रखो, जैसे मेरे को रात में जगने की आदत थी, सुबह लेट उठने की आदत थी। आपको घर वाले रिलेटिव कुछ हो बोले, अगर आप रिजल्ट दोगे तो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरा हमेशा रिजल्ट आता था, तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता है कि तू कब उठता है, कब सोता है। मेरे पापा तो इवन ये बोलते थे, तू ड्यूटी कैसे करेगा, सुबह 5 बजे की शिफ्ट, अपन वो भी कर लेते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं आता है। तो आपको बस ये करना है कि अगले साल तक अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ, तो अच्छा पैसा देती है कोल इंडिया, अच्छा देती है, NTPC वगैरह सब बढ़िया देती है, वरना प्राइवेट में बहुत दुख है। आपको लग रहा होगा, पर प्राइवेट में इवन वेदांता भी बहुत कभी कभी शोषण कर देता है। तो अगर थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस और जीवन में थोड़ा अगर माइनिंग में ही करना चाहते हो, तो कोल इंडिया ही ठीक है।
है ना। उसके अलावा भी ठीक है, बट कोल इंडिया में इजीली मिल जाएगा, सरकारी है, पेंशन मिलेगा, सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर गेट के थ्रू आप बाद में एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हो तो एमटेक वगैरह मिल जाता है, जिसमें एमटेक में 13-14 हज़ार 12 हज़ार कुछ मिलता है, जिसमें आप एमटेक में मिल जाता है, पीएचडी कर सकते हो, है ना, जो पीएचडी के लिए भी करना चाहता है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, 1 साल कर लो। अरे ये मत सोचो 7-8 महीना 9 महीना है आराम से चल जाएगा, हो जाएगा। टाइम बहुत फ्लाई करता है। और बहुत सारे जिनकी आदत ये होती है कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे क्लासेस, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेच में ज्वाइन तो बहुत सारे करे, पर लाइव में 8-10 ही थे, लाइव में नहीं थे, पता नहीं बाद बाद में देखते नहीं देखते, वो तो मेरे को तो पता नहीं चलता, वो तो पता नहीं फाउंडर वगैरह को पता चलता हो तो। लेकिन अगर नहीं देखे हो तो देखो, है ना, रेगुलर देखो, क्योंकि बर्डन बढ़ता जाता है, फिर लास्ट में ये होता है कि ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, सर इससे ये कम इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ देते हैं, इससे तो 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे। अरे भाई तुमको अगर 100 नंबर का पेपर है, मान लो एग्जाम्पल, और अगर मान लो कट ऑफ 30 या 35 जा रही है, तुम 30 या 35 सोचोगे तो तुम्हारा 30 नहीं आएगा। आप 50 सोच के चलोगे तब आपके 45-40 आएगा, है ना। नंबर का टारगेट ऊपर रखो तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ के सोचना नहीं पड़ेगा आपको। पहले ही सोच लो मैं तो ओबीसी से हूँ, मैं तो एससी से हूँ, मैं तो एसटी से हूँ, मैं तो ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरे को 5 नंबर कम है, 2 नंबर कम, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। फिर उससे रैंक कम आएगी, उससे ये है कि आपको चॉइस ऑफ, आपको जैसे कोल इंडिया में भी ये होता है कि प्रेफरेंस भरा जाएगा 3। अब आपका नंबर कम है तो आपको जो चॉइस वाली माइंस है वो नहीं मिलेगी, फिर बाद में म्यूचुअल कराओगे, इसमें 1-2 साल कहीं और रहोगे। तो पहले वैसी सिचुएशन आने ही क्यों देते हो। ठीक है, तो ठीक है, आज का ज्ञान यहीं तक रखते हैं। मैं ज्ञान बहुत कम देने में बिलीव करता हूँ, बट कभी कभी देना पड़ता है, थोड़ा ऐसे शिक्षक होने की भूमिका निभानी पड़ती है ना। पर पापा मम्मी के बारे में सोचा करो यार, है ना। पापा मम्मी एक गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी बनाते हैं या बॉयफ्रेंड वगैरह भी बनाते हैं, महिलाएं भी इक्वली है आजकल, राइट, वरना बोलेगी हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे हो। तो ये चीजें ठीक है, अगर वो समझती होगी या समझता होगा तो 6-8 महीने कम बात करके काम चल जाएगा, वैसे आप निकाल लोगे टाइम। पर मेन प्रायोरिटी 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने का निकालो, है ना, मेन प्रायोरिटी वही है। अगर नहीं हो तो पापा मम्मी का देख लिया करो चेहरा, देखना उनको हर साल उनकी झुर्रियां पड़ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कॉलेज से निकलोगे उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। ठीक है ना। तो पापा मम्मी का सोचो, उनको भी उम्मीदें हैं कि बच्चा आए, कुछ साड़ी लाए, कभी घुमाने ले जाए। पापा तो हमेशा बोलेंगे मेरे को घूमने का शौक नहीं है, मेरे को तो ये। कभी आप हो कि पापा वहाँ घूमने जाओ, टिकट फ्री है, मैं अभी पापा का ऐसा होता है कि पापा मेरे को कभी बोल दे वहाँ जाना है, तो मैं उनको बोल दूँ पापा मेरे को फ्री टिकट का मिल रहा है, 60% 80% ऑफ मिल रहा है, आप जाओगे क्या। तो उनको लगता है 80% ऑफ मिल रहा है तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप घुमा सकते हो, उनकी इच्छा है पूरी कब करोगे अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे। वो होता क्या है, अगर एक बार गेट नहीं निकला ना तो अगली बार फिर लगता है यार मैं तो पिछली बार तो मेहनत करा था, आपने मेहनत कम करी थी। झूठ मत बोलो खुद से, ठीक है, झूठ मत बोलो खुद से, झूठ बोलने की आदत खत्म करो, कि खुद को गाली देना सीखो। अगर जिस दिन 5-6 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है ना, अगर मान लो जो कोचिंग क्लास जाता है, कॉलेज में है, और या कोई एमटेक कर रहा है या कुछ वो कर रहा है या जॉब कर रहा है, अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो 3 घंटा देखो, 8 घंटे की मान लो ड्यूटी है या क्लास है वो हटा दो, उसके बाद में 8 घंटे सोने और बाकी का एक्टिविटीज के 10 घंटे हटा दो, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। आप 3-4 घंटे इजीली निकाल सकते हो, अगर आप भाई अभी रेगुलर करते गए तो 3-4 घंटे भी इनफ होते हैं, अगर ढंग से आप मेहनत कर रहे हो, है ना, बस रिविजन करो। सुमित बोल रहा है डिमोटिवेट कर दिया ना सर। डिमोटिवेट कर दिया, डिमोटिवेट क्यों कर दिया भाई, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से नहीं समझ आ रहा था मेरे को। तो आप सुमित जी एक भी दिन लाइव में नहीं आए, आपका एक भी दिन मेरे को मैसेज नहीं आया, आपको मैं बोला ही था अगर कुछ दिक्कत आए मेरे को बताओ। जितना भी बाकी लोग हैं जो रेगुलर लाइव में रहा है उनको मैंने रेगुलर समझाया है, मैंने पीवाईक्यू कराया है, अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है सुमित जी, तो आप मेरे को मैसेज करिए, आप क्वेश्चन तो करिए। अगर थ्योरी में दिक्कत आ रही है आप क्लास देखिए, उस क्लास में जो भी दिक्कत आती है आप मेरे को करिए, मैं उस चीज को समझाऊंगा, है ना। मैं मेरे को देखो कोचिंग कितना घंटा देते हैं मुझसे नहीं फर्क पड़ता, मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, मेरे को ये थोड़ा शौक है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको नई चीजें समझ आई, कुछ चीजें मान लो नहीं आई है तो मैं पूछो ना यार, मैं बताऊंगा, है ना। या कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं है कि आप कुछ लिखोगे मैं आपको
मेरे को यहाँ उतना नहीं फर्क पड़ रहा। मेरे को अगर कोचिंग वाला कल बोलेगा ना कल छोड़ दूंगा, उससे नहीं फर्क पड़ता मेरे को। मेरे को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ, और जिस दिन लगेगा नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाएंगे यार, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से नहीं समझ में आया, आप ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, क्वेश्चन तो करो। मैंने तो अपने हिसाब से सारे कराए थे, जितने लाइव में थे उन्होंने बोला ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन पे मैंने बोला कि कोई डाउट है, बोले नहीं सर क्लियर है, तब आगे बढ़ाओ, है ना। तो अगर अभी भी लगता है आपको कि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, अगर देखो सुमित, आपके जैसे देखो 100 बच्चे हैं, अगर मैं बताता हूँ कितना ही अच्छा टीचर हो, कितना ही खराब टीचर हो, है ना, बहुत सारे लोगों को समझ आता है, बहुतों को नहीं आएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आप डिमोटिवेट भी मत हो, बहुत टाइम है अभी भी। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, आपको जहां जहां दिक्कत आए, जो थ्योरी नहीं समझ में आए वो समझाऊंगा, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया आप मेरे को क्वेश्चन भेजना, मैं आपको उसका वीडियो सोल्व करके आपको भेजूंगा कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत लगी तो आपके लिए सेपरेट में वो गूगल मीट करा के करा दूंगा। आप बोलो तो सही, ठीक है। आप डीमोटिवेट मत हो यार। देखो आपको मोटिवेट करने की चीज बताऊं, जितने भी बाकी सब्जेक्ट है, बाकी ब्रांचें हैं, उनकी कट ऑफ जाती है बहुत हाई हाई, और उनमें कंपटीशन भी बहुत होता है, क्योंकि उनकी कोचिंगें बहुत पहले से बनी हुई है। अपनी कोचिंगें अब चालू हुई है, हमारे 2016 17 18 में जब हम 16 में जब हम दे रहे थे, तो उस समय कोचिंग ही नहीं थी, तो हमको खुद को पढ़नी पड़ती थी, गेट ये एक गोरई, डीजे देशमुख वगैरह, है ना। तो अब तो बहुत सारी, जैसे माइनिंग ज्ञान भी इवन बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। और मान लो कि अरे भाई करा देंगे, तुम टेंशन काहे लेते हो, तुम अकेले में ले लेंगे, तुम्हारे को जो डाउट आएगा बोलना, है ना। तुम बस, तुम्हारे क्वेश्चंस तुमको बनने चाहिए। मेन है कि मेरे जो सिलेबस में मैं पढ़ाया हूँ उसमें आप लोगों को अच्छा फील आना चाहिए कि हाँ सर हो रहे हैं, है ना। कमेंट में यार बुराई करोगे या ग्रुप में मेरी बुराई करोगे, देखो बुरा तो यार मैं भी इंसान हूँ, बुरा तो लगता ही है। मैं मेरी तरफ से मैं ये क्लास के पहले भी पढ़ के आता हूँ, 2 3 किताबों के सोर्स से अलग अलग क्वेश्चन लेके आता हूँ, पीपीटी खुद से बनाता हूँ कि यार ये चीज डाल दे, ये चीज हटा दे, ये चीज जरूरी है, इतने क्वेश्चन कराते हैं, है ना। सारी की सारी पीपीटी अपलोड करता हूँ, जो भी मैंने भले रेफरेंस के लिए भी लिए वो भी अपलोड करता हूँ। तो आपको जो भी दिक्कत आए करे तो मैं हूँ, अभी तक तो हूँ, जब तक जुड़ा हूँ तब तक तो मैं आपके लिए हुई, है ना। तो जब भी कोई दिक्कत आए, देखो गुरुजी मानो, बड़ा भाई मानो, जैसे भी मानो, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा, है ना। बाकी लोगों को बताया, अभी मेरे को एक बच्चे ने परसों पहले 2 दिन पहले मैसेज करा था, उसको कुछ नॉर्मल में दिक्कत आ रही, मैं उसका रिप्लाई नहीं किया, मेरे दिमाग में वो है कि उसको वीडियो बना के डालना है, टाइम नहीं मिल पा रहा वो बात अलग है, पर मुझे पता है कि उसको डालना है। तो वो मेरा कंसर्न है कि मैं उसको रिप्लाई दे दूं, है ना। तो आप मेरे को पूछो, 1 2 दिन हो सकता है ऊपर नीचे हो, कोशिश में वो भी नहीं करता है मैं टाइम से देने का, पर बहुत सारी चीजें और भी रहती है ना। चलो ठीक है, आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, मेन है प्रैक्टिस, पीवाईक्यू लगाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे, थ्योरी रिवीजन मस्ट है, मतलब सप्ताह में 1 दिन जितना पढ़ा है उसको रिवीजन पक्का करो, महीने में उसको वापस रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे, जितना कंटेक्स्ट होगी चीजें, उतना बढ़िया। मेरी सब्जेक्ट की नहीं, मैं बाकी सभी सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बताओ कौन सा टॉपिक लें, आप बताओगे वही ले लेंगे अपन, तो लोकोमोटिव लें, पावर सिस्टम ले, लोकोमोटिव कौन सा लेना बताओ, आप बताओगे वही टॉपिक ले लेंगे। सुमित आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको टफ पड़ता है, या ये पढ़ना जरूरी है, या ये लग रहा है कि ये लेना है, आप जो बोलोगे वही ले लेंगे। पावर जनरेशन, ठीक है, हरीश का ओपिनियन है कि पावर जनरेशन से स्टार्ट करना चाहिए। और ओपिनियन कल से किससे स्टार्ट करना है बताओ। आप जीरो हैं, जीरो नहीं हो भाई, जीरो सबसे बड़ा है। आप बस ये कह सकते हो कि आपने कभी मेहनत नहीं करी, भगवान ने है ना सबको ब्रेन सेम ही दिए, मतलब सॉरी उनको जो थोड़े बहुत है, बट बाकी मेजोरिटी जैसे आप है, आपका अगर शरीर पूरा सही है तो आप किसी से कम नहीं है, कितना ही बुढ़का आईआईटी से हो, कितना ही बड़ा आईआईएम से हो। आपने बस, आप में और उसमें फर्क यही है कि आपने पहले मेहनत कम करी होगी, उसने कर ली। आप बस अब मेहनत कर लोगे तो वो कहीं नहीं है, उसकी भी सैलरी उतनी ही होगी 1 साल बाद जितनी आपकी होगी, है ना। वो भी वही ड्यूटी कर रहा होगा जहां आप कर रहे हो,
है ना। हो सकता है कि वो जीएम ना बने, आप बन जाओ, है ना। जीवन में एक पेपर या एक चीज डिसाइड नहीं करती आपका फ्यूचर, जब आप मान लो तब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, पावर से स्टार्ट करेंगे ना, पावर रिलेटेड टॉपिक उठा लेंगे, है ना। चलो, आज का ज्ञान यही रहते हैं यार। सुमित, आप बस डिमोटिवेट मत रहो, मोटिवेट रहो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, रेगुलर रिवीजन करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। डाउट आए तो मेरे से 2 नहीं 3 बार पूछो, मैं बताऊंगा, बट आप करो। ठीक है, सीक्वेंस से एक एक टॉपिक लेके करेंगे, है ना। 1 बाय टॉपिक लेंगे और उसके सारे PYQs देखेंगे, फिर अगला टॉपिक पे चलेंगे, ऐसे ही करेंगे। और कोशिश करेंगे एक एक और एक नोट्स, और जो मेरे नोट्स मैं बनाया हूँ वो